Good morning, students. Today we will do chapter 10, Colonialism and the Countryside. First of all, we will do introduction. What colonial rule meant to those who lived in the countryside? पहले तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि colonial rule क्या होता है. बेटा colonial rule is like कि जैसे कोई powerful state या पावरफुल कंट्री आके दूसरे के ऊपर कब्जा करती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनियलिज्म. अब कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियल रूल उन लोगों के लिए क्या था जो रूरल एरियाज़ में रहते थे. इसमें हम वो पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे जमींदार्स ऑफ बंगाल. फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज कैसे इस्टेब्लिश किया रूरल एरियाज़ में. फिर हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी रेवेन्यू पॉलिसीज़, टैक्स पॉलिसीज़, अपने कानून कैसे लागू किए. फिर हमें ये पढ़ना है कि पीजेंट्स किसान थे वह कहाँ पे जाते थे जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी. अंडरस्टूड. सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बंगाल एंड द जमींदार्स. कॉलोनियल रूल वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल. सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी हिस्ट्री की कि कॉलोनियल रूल ने सबसे पहले आके कहाँ पे स्थापना की, बंगाल में. रूरल सोसाइटी फाउंडेड अगेन, दोबारा से उन्होंने क्या बनाई, रूरल सोसाइटी को दोबारा फाउंड किया. फिर उन्होंने न्यू प्रशासन था जैसे लैंड का, उन्होंने न्यू रेवेन्यू सिस्टम, ये सब चीज़ें उन्होंने की. किसने? कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल कौन कर रहा था तब के टाइम पे? ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी. एन ऑक्शन इन बर्दवन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब बेटा देखो क्या हुआ, 1797 में नंबर ऑफ महल्स मीन्स ईस्टेट संपत्ति जो राजा वर्धवन के पास थी वो नीलामी पे लगी, ऑक्शन पे लगी, उसको बेचा जा रहा था. परमानेंट सेटलमेंट आई है ऑपरेशन में 1793 में. अब परमानेंट सेटलमेंट क्या थी? परमानेंट सेटलमेंट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना रेवेन्यू फिक्स्ड कर दिया था कि हर जमींदार को इतना पैसा पे करना है. अगर वो फेल हो जाता है पे करने में तो उसकी जो संपत्ति है या जो उसकी महल हैं, ईस्टेट हैं, वो नीलामी पे लग जाएंगे रेवेन्यू को कवर करने के लिए, टैक्स को कवर करने के लिए. तो राजा के पास कोई चारा नहीं था, उसके बहुत ज़्यादा अनपेड अमाउंट रह जाती थी. तो अल्टीमेटली उसकी जो महल वगैरह थे वो ऑक्शन पे नीलामी पे लग जाते थे. अब कई परचेजर आते थे ऑक्शन के लिए, नीलामी पे प्रॉपर्टीज़ बेची जाती थी. जहाँ पे जाके बोली लगाने वाला सबसे हाईएस्ट बोली लगाता था वहाँ पे प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता था. अब क्या था, एक ट्रिक अपनाता था राजा कि जितने भी परचेजर थे वो सर्वेंट्स ही राजा के होते थे. राजा क्या करता था कि उसकी ऑक्शन पे नीलामी पे लगी है ना ज़मीन वगैरह, तो अपनी ही सर्वेंट भेज देता था कि तुम ऐसा करो, तुम ही उसको ख़रीद लो, बाद में मुझे वापस कर देना. और जो प्रॉपर्टी वो ख़रीद लेते थे फिर अपने आप बाद में राजा को वो वापस दे देते थे. अब क्या था, 95% जो सेल थी वो नीलामी की फिक्शियस थी, मीन्स फेक थी, फर्जी थी. अंडरस्टूड. अब क्या था, प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू. 75% जो जमींदारी थी वो उनके हाथ में आ गई थी, जो अपने ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको अपॉइंट किया था परमानेंट सेटलमेंट के बाद. ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, उन्होंने ये सोचा कि ये करने से, ज़मींदारी अपनी बंदों को देने से क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी. बंगाल को उन्होंने जीत लिया था. अब क्या था, ड्यूरिंग 1770s की मीन्स 10 ईयर्स का जो है, ये 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, जो रूरल इकोनॉमी थी बंगाल की वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई, संकट में आ गई. क्यों? वहाँ पे अकाल पड़ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत गिर गया. ऑफिशियल ने सोचा कि अगर एग्रीकल्चर, ट्रेड और रेवेन्यू सोर्सेज को स्टेट के अच्छी तरह से डेवलप करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनका पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, अच्छी खाद करनी पड़ेगी, मतलब सब कुछ इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे होना चाहिए. ये उन्होंने सोचा ऑफिसर्स ने. अब क्या था, ये तभी हो सकता है अगर हम रेवेन्यू टैक्स जो हैं उनको परमानेंटली फिक्स कर दें.
तो क्या होता है, कंपनी के ऑफिसर्स ना डिबेट करते हैं कि एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि फिक्स्ड रेवेन्यू स्टेट को इतना देना ही चाहिए तभी काम चलेगा। तो क्या था, उन्होंने जमींदार को चूज़ किया, तालुकदार को चूज़ किया कि तुम क्या करोगे, टैक्स कलेक्ट करोगे। अब वो क्या थे, वो जमींदार नहीं रहे थे, वो क्या बन गए थे, रेवेन्यू डिमांडर्स, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले, रेवेन्यू डिमांड करने वाले। अल्टीमेटली उनको टैक्स कलेक्ट करके किसको देना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या था, जमींदार ना तो लैंड ओनर्स थे विलेज के, अब वो बन गए थे रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। जमींदार एट सेवरल विलेजेस अंडर, उनके अंडर बहुत सारे विलेजेस होते थे जमींदार के अंडर। कंपनी ने फिक्स कर दिया टोटल रेवेन्यू कि जो जमींदार को ये रेवेन्यू देना ही पड़ेगा। जमींदार क्या करता था, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जाके उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता था, फिर वो अल्टीमेटली किसको देता था, कंपनी को। उससे एक्सपेक्ट किया जाता था भी वो रेगुलरली पे करे। अगर वो फेल हो जाता है फिर से उसकी क्या होगी, उसके महल वगैरह, उसकी ज़मीन वगैरह ऑक्शन की जाएगी, नीलामी कर दी जाएगी। वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, क्यों वो चुक जाते थे पेमेंट्स देने के लिए। जमींदार रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड एंड अनपेड बैलेंसेज इंक्रीज्ड। अब वो बेचारे चुक जाते थे, फेल हो जाते थे रेवेन्यू डिमांड को पूरा करने के लिए। ऐसा क्या हुआ, अनपेड बैलेंसेज इंक्रीज्ड, बहुत खड़ा हो गया उनके ऊपर, सिर के ऊपर पैसा। शुरू में जो रेवेन्यू डिमांड्स बहुत आई थी, कब स्टार्ट हुई थी वो, 1790s में, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लो थी। अब क्या था, रेवेन्यू पे करना बड़ा मुश्किल था पीजेंट्स को, ज़मींदार को देना, पीजेंट्स ज़मींदार को नहीं देते थे। अब रेवेन्यू फिक्स किया गया, प्रोडक्शन हो या ना हो, रेवेन्यू तो फिक्स्ड हो गया एंड टैक्स हैड टू पे, टैक्स तो देना पड़ेगा। अब क्या था कि सूरज डूबने से पहले अगर पेमेंट सूरज डूबने से पहले नहीं आती फिक्स डेट को, ज़मींदार की जितनी भी ज़मीन है, महल है, वो क्या हो जाएंगे, ऑक्शनड हो जाएंगे। जो शुरू में ये पावर थी ज़मींदार की, ये इनको लिमिट कर दिया, सिर्फ अपना टैक्स कलेक्ट करो। कंपनी ने डिसमिस कर दी, ज़मींदार के पास ट्रूप्स थे, फौज थी, उसको डिसमिस कर दिया, ड्यूटीज़ अबॉलिश कर दी उनकी, कस्टम, जिसे हम कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, कोई ट्रक आते हैं, हम एंटर करते हैं पंजाब टू हरियाणा या कुछ भी, यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ होती है ना, पे करना पड़ता है, वो भी उनके हैंड में थी, वो भी अबॉलिश कर दी। अब क्या था, कचहरीज थी, किसके अंडर आ गई, कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। अब वो कचहरीज पहले ज़मींदार के अंडर थी, अब धीरे धीरे सुपरवाइज कौन करने लग गया उनको, कलेक्टर, जो कि कंपनी अपॉइंट करती थी। अब क्या था, जमींदार अपनी पावर लॉस कर रहे थे, लोकल जस्टिस के लिए लोकल पुलिस भी उनके हाथ से जा रही थी, राइट से जमींदार के वो बिल्कुल डिक्रीज हो रहे थे, गिर रहे थे। अब जो ऑफिसर, जमींदार ऑफिसर, तो उसका नेम था अमला, ठीक है, वो विलेज में आता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अब इस ऑफिसर को, अमला को, किसने अपॉइंट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब क्या था, जब बैड हार्वेस्ट होती थी एंड लो प्राइस मेड पेमेंट ऑफ टैक्स डिफिकल्ट फॉर द रॉयट्स। अब किसानों को जब अच्छी खेती नहीं होती थी तो उनको टैक्स देना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब क्या था, जितने भी रिच रॉयट्स थे, अमीर किसान थे, और विलेज का हेडमैन था जिसको बोलते थे जोतेदार एंड मंडल्स, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे जमींदार को ट्रबल में देख के, दुख में देख के, कि उनकी पेमेंट डिले हो रही है, उनको देरी हो रही है। अब क्या होगा, ज़मींदार मुकदमा भी नहीं चला सकता, क्योंकि मुकदमा में चलाने में, जस्टिस लेने में सालों साल लग जाते हैं, तो वो उस चीज़ में फंस गया। अब ज़मींदार तो दोनों तरफ से फंस गया, एक तो वो कलेक्ट नहीं कर पा रहा रेवेन्यू, पीजेंट्स ही नहीं दे रहे, दूसरा मुकदमा चलाता बेचारा जस्टिस के लिए, वो तो इतने साल लग जाते। तो हर तरफ से कौन फंस गया, ज़मींदार। फिर उसके बाद अगर फंस जाता था, उसकी नीलामी होती थी, ज़मीन वगैरह, महल वगैरह, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। अब क्या था, राइज ऑफ जोतेदार। रिच पीजेंट्स थे, जो ग्रुप, अमीर किसानों के ग्रुप को बोलते थे जोतेदार। अब जमींदार वर गेटिंग वीकर, बेचारे वीक होते जा रहे थे, क्योंकि क्राइसिस में, संकट में आ गए थे। दूसरी तरफ जोतेदार बहुत स्ट्रांग होते जा रहे थे। जोतेदार के पास वास्ट एरिया ऑफ लैंड होता था, वो लोकल ट्रेड भी कंट्रोल करते थे, मनी लैंडिंग भी, साहूकारों के साथ भी अच्छे संबंध थे उनके। दे यूज्ड इमेंस पावर ऑफ द पुअर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन, उनके पास अच्छी पावर थी, गरीब से गरीब कल्टिवेटर के ऊपर भी उनकी पावर थी।
एज अ रिजल्ट जो उनके पास लार्ज एरिया ऑफ लैंड था वो उसकी खेती होती थी किसके थ्रू, शेयर क्रॉपर्स। जो क्रॉपर्स शेयर क्रॉपर होते हैं कि ज़मीन उसी की होती है और अब उसके ऊपर दूसरा खेती करता है, जैसे कि लेबर क्लास वो अपने प्लॉ लेके आती थी, लेबर्ड इन द फील्ड में काम करना और आधा शेयर जोतेदार को दे देना, आधा अपने पास रख लेना, दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया जोतेदार को। अब ज़मींदार तो अर्बन एरियाज़ में रहते थे, जोतेदार रहते थे विलेजेस में। अब क्या था, पुअर विलेजेस के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, ऑब्वियसली जोतेदार्स का होगा, क्योंकि वो विलेज में रहते हैं, उनको पता है कि किस विलेज के जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी अल्टीमेटली कौन हेल्प करता था उनकी, जोतेदार। तो अब क्या था, वो जो ज़मींदार थे उनको अपोज करते थे क्योंकि वो टैक्स को इंक्रीज कर रहे थे। ज़मींदार भी टैक्स क्यों इंक्रीज करते होंगे, क्योंकि उनके ऊपर किसका डंडा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अल्टीमेटली कौन फंस गया, फंस गए ज़मींदार्स। अब क्या था, जानबूझ के वो जो जोतेदार थे वो पेमेंट में डिले करते थे, देरी करवाते थे ताकि ज़मींदार पेमेंट ना कर पाए। फिर वो पेमेंट नहीं कर पाता था, उसकी जो नीलामी होती थी स्टेट्स की संपत्ति की वो ऑक्शन होती थी, नीलामी होती थी, वो फेल हो जाता था रेवेन्यू देने के लिए। और परचेजर जब नीलामी होती, परचेजर कौन बन जाते थे, जोतेदार। अब रिच पीजेंट्स और विलेज हेडमैन बहुत स्ट्रांग हो रहे थे और उनको बोलते थे हौला दर, घंटी दर, मंडल। ये वर्ड याद रखने हैं आपने, हौला दर, घंटी दर और मंडल्स। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट है द जमींदार्स रेसिस्ट। अब क्या था, उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया, ये भी बहुत ट्रिकी थे। अथॉरिटी थी जो जमींदार्स के रूरल एरियाज में वो कोलैप्स नहीं हुई है, टूटी नहीं। उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया था ऑक्शन से बचने के लिए, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। क्या स्ट्रेटजी बनाई उन्होंने, फिक्शियस सेल करनी शुरू कर दी। एक स्ट्रेटजी ये थी, फर्जी, फेक। वो क्या करते थे, अपनी जितनी भी ज़मीन थी अपनी वाइफ के नाम लगवा दी या अपनी मदर के नाम लिखवा दी, क्योंकि कंपनी ने एक रूल पास किया हुआ था कि जो प्रॉपर्टी है वुमेन की वुड नॉट बी सीज्ड, उसको जब्त नहीं कर सकते। सेकंड मूव था कि जो उसके एजेंट्स थे, उसी के सर्वेंट्स थे ज़मींदार के, वो मैनिपुलेटेड करते थे ऑक्शन को, नीलामी को घुमा देते थे। कैसे कि व्हेन अ पार्ट ऑफ द एस्टेट वाज ऑक्शन, जब नीलामी होती थी उसकी महल की या ज़मीन की, जमींदार अपनी बंदे भेज देता था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और फिर वो जो लोग खरीदने के लिए आते थे वो बार बार रिफ्यूज़ करते थे, हम नहीं पैसे देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। ये चीज़ें बार बार रिपीट होती थी। तो अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वो एस्टेट होती थी उसकी ज़मीन वगैरह ज़मींदार को देनी पड़ती थी, लो कॉस्ट में, थोड़े पैसों में। अंडरस्टूड। देखो ये स्ट्रैटेजीज होगी थी। थर्ड मूव क्या था, जो लोग व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी बॉट एन एस्टेट एट एन ऑक्शन, दे कुड नॉट ऑलवेज टेक पोजेशन। कई बार क्या होता था कि जो लोग बाहर से ऑक्शन पे आते थे वो उसका कब्जा नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि उसके जो एजेंट्स थे राजा के, उसके जमींदार के जो एजेंट्स थे, देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाय लठियाल्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार। जो एजेंट्स लेने आते थे ज़मीन, उसको कौन अटैक करता था, लठियाल। जो जमींदार ने अपने बंदे रखे होते थे उनको बोलते थे लठियाल, लाठियों वाले, वो मारते थे उनको, एजेंट्स को। समटाइम्स इवन द रॉयट्स रेसिस्टेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स। कई बार रॉयट्स किसान होते थे, आउटसाइडर्स की एंट्री पे रोक लगा देते थे, अभी तुम हमारे गांव में नहीं एंटर कर सकते। दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन जमींदार्स एंड शो लॉयल्टी। अब वह क्या दिखाते थे, ये उसके बंदे रॉयट्स जो जमींदार को अपनी लॉयल्टी दिखाते थे, लॉयल, अभी हम आपके बड़े वफादार हैं। 19वीं सेंचुरी में जो डिप्रेशन था मंदी का, वो ख़त्म हो गया, और जो लोग सरवाइव कर गए 1790s में, उन्होंने अपनी पावर बनाए रखी। रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड। तब तक आते आते 19वीं सेंचुरी तक रूल्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्स देने के जितने भी रूल्स थे वो फ्लेक्सिबल हो गए थे। अब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s में फिर से आ गया एंड दे फाइनली कोलैप्स्ड, वो हिल गया। जोतेदार्स अपनी पावर बनाए रखी उन्होंने, जोतेदार्स फिर भी पावरफुल थे। अब क्या था, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, द फिफ्थ रिपोर्ट।
अब देखो सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ था, तो क्या हुआ, रिपोर्ट सबमिट होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1813 में। ये जो रिपोर्ट सबमिट होती है ये 5th रिपोर्ट होती है सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स में। इसमें सारा ईस्ट इंडिया कंपनीज की एक्टिविटीज़ को जो इंडिया में वो कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसको पेश किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब क्या था, उसके कितने पेजेस थे, 1002 पेजेस थे। उसमें से 800 पेजेस थे जो कि ज़मींदार और किसानों की राइट्स की एप्लीकेशंस थी, रिपोर्ट्स थी कलेक्टर्स की रेवेन्यू के बारे में। अब मिड में 60s के मिड में कंपनी ने अपना रूल स्थापित किया बंगाल में, ठीक है। इट्स एक्टिविटीज़ वर क्लोजली वॉच, उसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखा जाता था और इंग्लैंड में जाके डिबेट होती थी उसके ऊपर। ब्रिटेन में ऐसे कई ग्रुप्स थे हु वर अपोज टू द मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स एक ही का अधिकार होना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे इंडिया में चली गई है, खुद ही ट्रेड कर रही है, अभी हमें नहीं परमिशन दे रही। तो इसके ऊपर क्या वो अपोज करते थे, उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। कई प्राइवेट ट्रेडर्स करना चाहते थे इंडिया में ट्रेडिंग एंड ओपन द इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। वो इंडियन मार्केट को ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए ओपन भी करना चाहते थे। लेकिन क्या था, किसने अपना दबाव डाला हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कई पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जिन्होंने आर्ग्यूमेंट की कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वॉज बेनिफिटिंग ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी बट नॉट द ब्रिटिश नेशन एज अ होल। कई पॉलिटिकल ग्रुप्स ने ये आर्ग्यूमेंट की कि बंगाल के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा तो कर लिया, लेकिन ये जो ये कब्जा किया है इसका बेनिफिट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है, नहीं, ना कि ब्रिटिश नेशन ले रहा है। पूरा ब्रिटिश नेशन नहीं ले रहा। कौन ले रहा है इसका पूरा बेनिफिट, ले रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो काफ़ी डिबेट्स हुई वहाँ पे और 5th रिपोर्ट पेश की गई, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आज इस पार्ट 1 में हम यहाँ तक ही कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मैं आपको पार्ट 2 बनाऊंगी इसी चैप्टर का। थैंक यू सो मच।